हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिंद स्टडी हब में। दोस्तों, यहाँ पे हमने प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को देखा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता। क्या है वैदिक सभ्यता? वैदिक सभ्यता को कितने भागों में विभाजित किया गया है और वैदिक सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए समय को न गवाते हुए देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को जानने के पहले हम चर्चा करेंगे वैदिक काल के बारे में। दोस्तों, देखेंगे वैदिक काल का जो विभाजन है कितने भागों में था। तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों, ऋगु वैदिक काल ऋगु वैदिक काल, जिसका समय दोस्तों 1500 से 1000 तक माना जाता था। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे दोस्तों। उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये आपको ध्यान में रखना है। पूछ देते हैं डायरेक्ट आपसे, ऋगु वैदिक काल का जो समय है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था और वहीं उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे अगले फैक्ट की चर्चा करेंगे, जो अगला तथ्य हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्य सर्वप्रथम जो पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, आर्यों का जो आगमन था, जो आर्य थे, आर्य सबसे पहले ये जो पंजाब और अफ़गानिस्तान का जो एरिया था, यहाँ पे आके बसे थे। पंजाब और अफ़गानिस्तान के एरिया के आसपास आर्य सर्वप्रथम आके बसे थे और मैक्स मूलर ने आर्यों के मूल निवास स्थान को क्या माना है? मध्य एशिया को माना है। मैक्स मूलर ने आर्यों के मैक्स मूलर ने आर्यों का जो निवास स्थान है, आर्यों का जो निवास स्थान है उसे मध्य एशिया बताया है। क्या है? आर्यों का निवास स्थान क्या है? मध्य एशिया। आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया किसने कहा है? मैक्स मूलर ने कहा है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे आर्यों की भाषा क्या थी। आर्यों की भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। जो आर्यों की भाषा थी यह संस्कृत थी। आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत थी और इनकी सभ्यता की बात करेंगे। आर्यों की सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। आर्यों की जो सभ्यता थी यह वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता किसकी थी? आर्यों की सभ्यता थी, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आर्यों की सभ्यता थी। यदि हम देखें इनकी प्रशासनिक इकाई थी, इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी ये 5 भागों में विभाजित थी। प्रशासनिक जो इकाई थी यह 5 भागों में विभाजित थी। याद रखना है आपको, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी 5 भागों में विभाजित थी। यानी इनका आरोही क्रम हम देखें तो पहली है कुल, फिर है ग्राम, फिर है विस, फिर है जन। क्या है? विस है, जन है और राष्ट्र है। दोस्तों, याद रखना है आपको, क्या क्या हमने देखा? कुल देखा, ग्राम देखा, विस देखा, जन देखा और राष्ट्र देखा। ये आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी उसको 5 भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा कर लेते हैं। जो विस का जो प्रधान होता था, याद रखने हैं आपको, ग्राम का जो प्रधान था दोस्तों, ग्राम का जो प्रधान था उसे इसमें ग्रामीण कहा गया है। ग्राम के प्रधान को ग्रामीण कहा गया है। विस के प्रधान, जो विस का प्रधान होता था उसे दोस्तों विस्पति कहा गया है। जो विस का प्रधान होता था उसे क्या कहा गया है? विस्पति कहा गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। और जन के जो शासक होता था, किसका? जन का शासक। जो जन का शासक हुआ उससे दोस्तों राजन कहलाया।
जो जन का शासन हुआ उसे राजन कहलाया। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य देख लेते हैं। इसमें 2 समितियां थी, सभा एवं समिति। राजा को सलाह देने वाली 2 संस्था थी। कौन सी? सभा और समिति। सभा और समिति 2 संस्थाएं थी इसमें, जो इनका मुख्य कार्य था राजा को सलाह देना। क्या था? राजा को सलाह देना का मुख्य कार्य क्या था? राजा को सलाह देने का कार्य करती थी यह सभा और समिति। यह राजा को सलाह देती थी दोस्तों। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, युद्ध में कबीलों के नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गाय। आपको याद रखना है। वैदिक सभ्यता में जो युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है? गविष्टि शब्द का प्रयोग किया है। यह आपको ध्यान में रखना है। किसका? गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। देखेंगे वैदिक सभ्यता में ही एक महत्वपूर्ण युद्ध जिसकी चर्चा कई बार की जा चुकी है, दसराज युद्ध। आपको याद रखना है। कौन सा युद्ध था? दसराज का युद्ध। इससे कई बार प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको याद रखना है। दसराज के युद्ध का जिसका उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, यह आपको ध्यान में रखना है। यह जो युद्ध है यह रावी नदी के तट पर है। किस नदी में है? रावी, और इसको हम परूषणी नदी भी कहा जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रावी नदी को परूषणी नदी भी कहा जाता है। इस नदी के तट पर यह किसके किसके बीच हुआ था? आपको याद रखना है। सुदामा और 10 जनों के मध्य हुआ था। 10 जनों के मध्य यह हुआ था, यह आपको याद रखना है, जिसमें सुदामा विजय हुए थे। किसने विजयी हुए थे? सुदामा विजयी हुए थे, यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे जो उपनिषदों की कुल संख्या। आपको देख लेना है यहाँ पे थोड़ा सा। उपनिषद की संख्या 108 108 उपनिषद हैं। अगर हम बात करें महापुराण की, दोस्तों यदि हम महापुराण की चर्चा करें तो इनकी महापुराण की जो संख्या है यह 18 बताई गई है। और वहीं वेदांग की बात करें, वेदांग की जो संख्या है यह 06 बताई गई है। तो आपको याद रखना है वेदांग 6, महापुराण 18 और उपनिषद 108 हैं। दोस्तों इसके बाद देखेंगे ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजा से, वैश्य उनकी जांघ से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। यदि हम आर्यों का जो समाज देखें, कैसा था आर्यों का समाज? आर्यों का जो समाज था दोस्तों, आर्यों का समाज कैसा था इसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्यों का जो समाज था वह पित्त प्रधान हुआ करता था। पित्त प्रधान हुआ करता था आर्यों का समाज, काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था आर्यों का समाज। वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं, इसमें आर्यों की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा आर्यों की भाषा, आर्यों की प्रशासनिक इकाई के बारे में देखा, उनके प्रमुख देवता के बारे में बात की, दसराज युद्ध के बारे में बात किया, उपनिषद, महापुराण और वेदांग की चर्चा की, आर्यों के समाज के बारे में चर्चा की। समाज की इनकी सबसे छोटी इकाई परिवार थी। आर्यों की जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी, ये भी याद रखना है, सब पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे छोटी इकाई। आर्यों के समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वह परिवार थी। आर्यों के समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसे कुल भी कहा जाता है। परिवार या कुल इनकी सबसे छोटी इकाई थी, यह आपको याद रखना है, जिसका मुखिया पिता होता था। परिवार या कुल थी और इसका मुखिया कौन होता था? आपको याद रखना है, इसका मुखिया पिता होता था। मुखिया कौन होता था? मुखिया पिता होता था, यह आपको याद रखना है। पिता को ही इसमें क्या कहा जाता था? कुलप भी कहा जाता था, यह आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या कहा जाता था? कुलप।
कुलप भी कहा जाता था। जो आर्यों के समाज जो पितृ प्रधान समाज था, इसकी जो सबसे छोटी इकाई परिवार थी, परिवार का मुख्य पिता हुआ करता था और उस पिता को कुलप कहा जाता था। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था आर्यों के समय में। इस टाइम पर जो जीवन भर अविवाहित महिलाएं थी, जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी, जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं थी, अविवाहित रहने वाली महिला, जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला होती थी, उन्हें आमजू कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? आमजू। जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं थी, उन्हें आमजू कहा जाता था। और यह पूछा गया क्वेश्चन है, को ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था, क्या था? पेय पदार्थ। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था दोस्तों सोम रस। यह आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, याद रखना है। यह वनस्पति से बनाया जाता था, यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे आर्यों के प्रमुख व्यवसाय क्या था। हम आज चर्चा कर रहे हैं आर्यों के बारे में। तो जो आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था, देखेंगे आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था, यह पशुपालन था। पशुपालन एवं कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय था। क्या था? आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय था। और आर्यों के प्रिय पशु थे। यदि हम बात करें प्रिय पशु की बात करेंगे, प्रिय पशु, आर्यों का जो प्रिय पशु था वह था घोड़ा। घोड़ा था आर्यों का प्रिय पशु, घोड़ा हुआ करता था। और इनके प्रिय देवता कौन हुआ करते थे, इसको भी देख लेते हैं। आर्यों के जो प्रिय देवता थे, उनके प्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे दोस्तों। यह आपको ध्यान में रखना। आर्यों के प्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करेंगे आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी। इनके द्वारा जो खोजी गई एक धातु थी, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु का नाम था लोहा। आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी उसका नाम था लोहा, जिसे श्याम अयस भी कहा जाता था। ये भी याद रखना, श्याम अयस। यदि हम बात करें ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार मिला है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमने चर्चा की वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य के बारे में चर्चा की जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपको यह भी याद रखना है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते यह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिखा गया? मुंडकोप उपनिषद। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोप उपनिषद से मिलता है, यह आपको याद रखना है। आइए हम बात करें महाकाव्य की। यहाँ महाकाव्य भी देख लेते हैं दोस्तों। महाकाव्य की बात करें, महाकाव्य 2 महाकाव्य थे, महाभारत और रामायण। रामायण तुलसीदास द्वारा रचित है, आपको याद रखना है। और महर्षि वाल्मीकि द्वारा महाभारत को रचना की गई है। महाभारत का जो पुराना नाम था, महाभारत का पुराना नाम क्या था दोस्तों? जय संहिता, जो पूछा गया क्वेश्चन है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह पूछा गया क्वेश्चन है, यह आपको याद रखना है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे देखी वैदिक सभ्यता की चर्चा की, वैदिक सभ्यता के विभाजन के बारे में बात की, आर्यों की बात की। आर्यों का जो आगमन होता है वैदिक सभ्यता में, मैक्समूलन ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना है, इसके बारे में हमने चर्चा की दोस्तों। इसके बाद जो भारतीय इतिहास में जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करेंगे महाजनपद के बारे में दोस्तों। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम चर्चा करेंगे महाजनपद की बात करेंगे, महाजनपद की चर्चा करेंगे दोस्तों। यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल BSH VSH कोचिंग पेज को ज्वाइन करें।
BS सर्च कोचिंग पेज को ज्वाइन करें, या आप बिंद स्टडी हब को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।